नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं संघ का शासन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ का शासन का व्याख्या किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में 52 से 78 तक व्याख्या किया गया है, जिसमें चलिए चलते हैं। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, लेकिन वास्तव में इस शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जिसका नेता अथवा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अथवा औपचारिक अथवा नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका अध्यक्ष अथवा प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 से 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक ऐसा निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 776 के साथ साथ सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 4120 सम्मिलित होते हैं। निर्वाचक मंडल के यह सदस्य अनुपातिक का प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त ढंग से मतदान करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में जानते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य ज्ञात करने की विधि एक समान होगी यानी एक में, और दूसरा में है सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का कुल योग विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य के कुल योग के बराबर होगा। यानी प्रत्येक निर्वाचित विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य यानी राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या यानी 1971 की जनसंख्या के आधार पर अधिशेष 500 से अधिक हो तो भागफल में एक अंक जोड़ दिया जाता है। इस विधि द्वारा प्रत्येक राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का कुल योग ज्ञात कर लिया जाता है। सभी राज्यों के तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य का कुल योग लगभग 5.49 लाख होता है। प्रत्येक निर्वाचित सांसद सदस्य का मत मूल्य 5.49 बटे 776 यानी सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य का योग बटे सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या यानी 708 लगभग। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद एवं विधानसभा के कुल मतों का योग 5.49 प्लस 5.49 यानी 10.98 लाख। नोट: दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्राप्त हुआ। यानी एक बार फिर दोस्तों, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्राप्त हुआ। एकल संक्रमणीय मत यानी एकल संक्रमणीय मत का अर्थ यह है कि इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता वरीयता के आधार पर एक से अधिक प्रत्याशी को मतदान कर सकता है। इसके लिए वह प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता तथा तृतीय वरीयता जैसे मतों का प्रयोग कर सकता है, परंतु इसमें प्रथम वरीयता के मत का महत्व सबसे अधिक होता है और मतगणना में सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत की गिनती की जाती है। अगर प्रथम वरीयता के आधार पर फैसला नहीं हुआ तो द्वितीय वरीयता का मत गिना जाएगा। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल पड़े वैध मत का न्यूनतम आधे से एक मत अधिक मिले, अर्थात विजयी प्रत्याशी के लिए न्यूनतम कोटा का मत कुल पड़े वैध मत बटे 2+1। अब तक
राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एक बार 1969 में वी गिरी का चुनाव द्वितीय वरीयता के मत के आधार पर हुआ। अन्य सभी राष्ट्रपतियों का चुनाव प्रथम वरीयता के मत के आधार पर ही हुआ है। इस चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक का समर्थन हासिल करना आवश्यक होता है। इसके लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। इस चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को जमानत राशि बचाने के लिए न्यूनतम वैध मतों का 1/6 मत हासिल करना आवश्यक होता है। इस चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का फैसला अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना शपथ ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। कार्यकाल में से सबसे पहले वह उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है। संवैधानिक शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर भी राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदस्य में लाया जा सकता है, परंतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक है कि उस सदन में के कम से कम 1/4 सदस्य का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए और इस संबंध में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उस प्रस्ताव पर सदन में बाह्य बहस होगी। यदि बहस के उपरांत वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो इसे दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति को अपने वकील के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोप के संबंध में सफाई देने का मौका प्राप्त होगा, परंतु यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत हो जाए और उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लगाया गया है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता यानी अनुच्छेद 57। भारत का कोई भी राष्ट्रपति आगामी कार्यकाल के लिए जितनी बार चाहे चुनाव लड़कर पुनः राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 1 नंबर वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का हो। 3 नंबर वह किसी लाभ के पद पर ना हो। 4 नंबर वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। 5 नंबर वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। नोट: लाभ के पद के संबंध में कानून बनाने की शक्ति सांसद को प्राप्त है, लेकिन लाभ के पद को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 2 नंबर लाभ के पद के संबंध में सांसद को जो कानून बनाया है उसके अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं उन्हें लाभ के पद की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित है, जिसके लिए सांसद में मतदान नहीं होता है। राष्ट्रपति को प्रति महीना वेतन के रूप में 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपया मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास यानी राष्ट्रपति भवन में अन्य भत्ते तथा सुविधाएं भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें वेतन का आधा वार्षिक पेंशन मिलता है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नोट: वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया। यानी वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण किया। इन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले 19 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान संपन्न हुआ था, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने पी.ए. संगमा को लगभग 4 लाख मतों से पराजित किया था। राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख हम कल दूसरे वीडियो में करेंगे और